नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानोधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अमेरिका इज स्टक। अमेरिका फंस चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। क्या सोचकर आए थे और किन हालातों में आज वो खुद को पाते हैं। एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति निर्मित हो चुकी है और वो मैं आपके सामने लेटेस्ट आज के कुछ फैक्ट्स के साथ पेश करूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे एक बहुत ही फंडामेंटल रीसेट जियोपॉलिटिक्स में हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो आइए दोस्तों, आज का काम शुरू करते हैं। अमेरिका इज स्टक इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। काम शुरू करते हैं। आज हम जो 5 बड़े सबक इस पिछले 65 दिन के युद्ध से समझेंगे वो ये हैं। हमारा वीडियो समाप्त होते होते ये 5 सबक आपके सामने आ जाएंगे, तो बिल्कुल तैयार रहिए। एंड तक इस वीडियो को देखना है और अच्छे से सारे सबक लेने हैं। तैयार है ना भाई? साथ में इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा और एक छोटा सा ईमेल आईडी का फॉर्म आएगा, उसको भर दीजिए, तो हमारी टीम आपको डेली अपडेट्स भेजेगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। आज 65 दिन हो गए ईरान युद्ध को शुरू किए गए अमेरिका और इजराइल के द्वारा। इनका ओरिजिनल गोल था 7 दिनों में ईरान को तबाह करके अपना कठपुतली शासन वहां बिठा देना, जैसा वेनेजुएला में सफलतापूर्वक कर दिया। और उसके बाद ईरान का तेल आसानी से हमें मिलेगा, सारी दुनिया में बेचेंगे, बल्ले बल्ले, ऐश ही ऐश। 65वें दिन हम बैठे हुए हैं और आज अमेरिका का विदेश मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भाषण देता है और बोलता है, यूनाइटेड नेशन से हमारी अपील है, कृपया बोलिए ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, ह्यूमैनिटेरियन एड जाने दें। ऐसा थोड़ी होता है। वाह बेटा वाह, यह है तुम्हारी ताकत, यह है तुम सुपर पावर, यह है सीआईए और मोसाद की इंटेलिजेंस कि ऑन द 65th डे ऑफ द वॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज टू लिटरली बेग द यूनाइटेड नेशन कि मदद करो भाई, क्या कर रहे हो। वही यूनाइटेड नेशन जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने सैकड़ों बार गालियां दी है। आप समझ सकते हैं कि पासे पूरी तरह से पलट चुके हैं और बहुत खतरनाक स्थिति निर्मित हो गई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से ये घुसे थे 28 फरवरी को। We are going to dismantle the Iranian regime, the totalitarian Iranian regime, Pete. We are going to do that, Marco. We are going to do that. There's no one. I mean, we are going to kill them all. It's all over for them. Nothing will be left except peace and tranquility. ये बोलते हुए भाई साहब घुसे थे। 5 मई को खड़े हैं आज हम और आज बोल रहे हैं कि अरे भाई प्लीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। अरे ऐसा मत करो यार, देखो अपन बैठ के है ना बात कर लेते हैं आपस में। अब मैं आपको एक मीम दिखा रहा हूं, बहुत शांति से देखिए, ये गजब का कंपैरिजन है। एक हॉलीवुड की मूवी आई थी अ ब्रॉन्क्स टेल। उसमें ये एक माफिया डॉन है सॉनी, जिसको चैस पेल्मेंटेरी ने निभाया था इस कैरेक्टर को। इसमें बहुत मजेदार काम होता है। ये जो माफिया डॉन है सॉनी, ये एक बार चलाता है और उस बार के नियम है कि आपको फॉर्मल ड्रेस में आना है वगैरह वगैरह। एक बाइकर गैंग घुस जाता है एक दिन वहां पे, सब ऐसे ही रैग टैग कपड़ों में है। तो सोनी उनको बोलता है कि भाई ऐसा है, फॉर्मल ड्रेस में आइए, बारटेंडर बोल रहा है ना आपको, मान जाइए। तो वो बाइकर्स उसको बोलते हैं, ब्रो एक एक बियर लेके हम निकल लेंगे, लोड मत लो। तो ये बोलता चलो सिर्फ एक एक बियर, ओके चलो पियो और निकलो। उसके बाद वो बाइकर बार में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। अब सोनी क्या कहता है? सोनी उनको देखता है और फिर उसके बाद बोलता है, दरवाजे पे मैंने ताला लगा दिया है, नाउ यू कैंट लीव। तो पहले ये उनसे बोल रहा था कि निकलो, अब वो बोलता मैंने दरवाजा ही बंद कर दिया, अब तुम जाओगे नहीं। और उसके बाद सोनी और उसका गैंग इन्हें इतना पीटता है कि लगभग ये मर जाते हैं। यह कहानी मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मोश्तबा की सरकार ट्रंप को बोलते हुए कहेगी, नाउ यू कैंट लीव। एग्जैक्टली वो कहानी हो गई है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो आपको बताता हूं ऐसा कैसे। ऐसा इसलिए कि ये मार्को रूबियो का आज का भाषण है भैया, देख लो एक बार ध्यान से। ये विदेश मंत्री है उनका, क्या बोलता है। बहुत पहले तो हवा में उड़ रहे थे, आज आ गए जमीन पे पूरी तरह से, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़े काले बादल अब छा चुके हैं। सप्लाई लाइन सबकी खत्म है, सप्लाई भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्रिटिकल फ्यूल्स की, एलएनजी की, एलपीजी की, केमिकल्स की, हीलियम की, ब्ला ब्ला ब्ला, लंबी लिस्ट है गुरु, फर्टिलाइजर्स की भी। वी आर आस्किंग द यूनाइटेड नेशन टू कॉल ऑन ईरान टू स्टॉप ब्लोइंग अप शिप। अमेरिका यूनाइटेड नेशन से बोल रहा है, प्लीज ईरान को बोलिए ऐसे जहाज थोड़ी उड़ाते हैं। आपने खामेनेई सीनियर को उड़ा दिया, पूरे परिवार को उड़ा दिया, मुश्तबा को घायल कर दिया। अब आप बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन, प्लीज उसको बोलो ऐसे जहाज थोड़ी उड़ाते हैं, अच्छा नहीं लगता। माइंस हटा लो यार, क्यों, आपके पास तो माइन स्वीपर्स है ना, आपको भीख मांगनी पड़ रही है यूनाइटेड नेशन से, ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। और ये अलाउ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, मानवतावादी मदद, वो जहाज जो फंसे हुए जाने दो। इसराइल ने 70-80 हजार पैलेस्टाइन में मार दिए, आपने ह्यूमैनिटेरियन एड जाने ही नहीं दी, सालों गुजर गए, मर गए लोग, आज आपको। तो दोस्तों अब ये जो हिपोक्रेसी है अमेरिका की, ये इतनी ब्लेटेंटली सामने आ चुकी है। फिर वो बोलता है रूबियो कि अगर ये अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी आज इन चीज को नहीं सुलझा सकते तो फिर तो हमें पता नहीं यूनाइटेड नेशन बनाया ही क्यों गया। अरे ब्रो, ये तो आप पिछले 5 साल से डोनाल्ड ट्रंप गालियां दे ही रहे हैं कि यूएन को, और आज आपको यूएन की याद आ गई। ये ठीक वैसा ही है जैसा हम भारत में कभी कभी देखते हैं, बड़े हिंसक कुछ पॉलिटिशियन हैं, वो जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं महात्मा गांधी का गाना गाने लगते हैं। ये एक बहुत फनी और बहुत ट्रेजिक सिचुएशन है, क्योंकि भारत पे इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में। अब आपको पूरी कहानी समझ में आई कि ये वॉर कितना बुरा टर्न ले चुका है अमेरिका के लिए, और इसका आने वाले 10 सालों पे प्रभाव तो अरे बाप रे, पूछिए ही मत। रूबियो पैनिक हो गया है, क्योंकि एक फ्यूटाइल वॉर इन्होंने ये सोच के कि क्या है, मुल्ला रेजीम है, अभी निपटा देंगे इनको, तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि उसी मुल्ला रेजीम ने पिछले 30 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना भयानक निवेश कर दिया है कि वो तो तैयार बैठा है। यूनाइटेड नेशन से बोल रहे मदद करो, अटैक्स रुकवाओ, माइंस क्लियर करवाओ, एड जाने दो। तो आप हेजेमोनिक सुपर पावर हो, आपसे ये नहीं हो पा रहा है ना, नहीं हो पाएगा, क्योंकि चोक पॉइंट है। मैंने इस पे वीडियो ग्लोबल अफेयर की प्लेलिस्ट में बनाए, सारे देखो एक बार, 1 से लेके यहां तक के सारे देख डालो एक बार। चोक पॉइंट में ईरान के पास ज्योग्राफिक एडवांटेज है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये पहले दिन से मिलिट्री एनालिस्ट बोल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस भी यही किया गया था कि सर यहां हम अगर इसने बंद कर दिया तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर वहां जा ही नहीं सकते, पर खच्चे उड़ा देगा वो, क्योंकि वो पूरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, देश उसका है। तो वो एक ज्योग्राफिकली बहुत ही डेंजरस और प्रिकेरियस सिचुएशन है। नहीं तो आज ये यूनाइटेड नेशन से याचना करते हुए दिखता क्या, जिसे ये गालियां देता है। और बेसिकली मदद करो भाई, नहीं तो क्या होगा पता नहीं। वैसे तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन यहाँ पे मंजूर मुश्तबा हो रहा है और उन्होंने मना कर दिया। अभी मैं आगे और बता रहा हूं कि यूएई पे हमला क्यों किया। आपको पता है पिछले 72 घंटों में यूएई पे इन्होंने बम बरसा दिए, मिसाइलें, ड्रोन्स वगैरह। वो इसलिए किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया फैंसी आइडिया फ्लोट किया, और जैसे ही वो फैंसी आइडिया फ्लोट किया, आईआरजीसी ने न केवल कुछ जहाज उड़ा दिया, सीधे यूएई पे हमला कर दिया। यूएई के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, उनका तेल निकलेगा ही नहीं हॉर्मुज से बाहर। और ये सबके लिए बहुत बुरी खबर है, सबसे ज्यादा भारत जैसे एनर्जी डिपेंडेंट देशों पे। तो दोस्तों, हमने हमारी सीरीज की शुरुआत के 3-4 वीडियोस में ईरान वॉर पे खूब बातें की थी। देखते देखते 65 दिन निकल गए इस युद्ध को। तो जब यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था, सच्चाई यह है कि ट्रंप को वैंस की अनुपस्थिति में 11 फरवरी को बेनियामिन नेतन्याहू ने और मोसाद के चीफ ने कन्विंस कर दिया था, ब्रो 7 दिन, गेम ओवर ब्रो, इट्स ऑल आर्ट्स। और ट्रंप कन्विंस हो गए और 28 को दे बम मिसाइलें मार दी।
एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी हम देख ही रहे हैं रियल टाइम में। जैसे ही ईरान पे पहला हमला हुआ, उसके बाद ईरान ने नॉन स्टॉप पूरे जीसीसी को घायल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जीसीसी पे वार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपके मिलिट्री बेसेस है वहां 13 से ज्यादा, आप वहीं से सारे हमले की योजना बनाते हैं, वो सारे आपके पिट्ठू हैं, वो आपकी फंडिंग करते हैं, आपको भड़काते हैं कि मारो, और आप बोल रहे हैं कि वो शांति से बैठा रहेगा देखेगा। व्हाट काइंड ऑफ अ मिलिट्री स्ट्रेटजी इज दैट? तो जैसे ही जीसीसी पिटने लगे, जलने लगे, बर्बाद होने लगे, वहां जाके अमेरिका की स्ट्रेटजी पूरी पटरी से उतर गई और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया बंद, जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि होगा। पर इसी को तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी कहते हैं ना। अमेरिका सबड्यू कर नहीं पाया और अमेरिका की पूरी इज्जत तार तार हो गई। और लोगों ने साफ बोल दिया कि मल्टीलैटरलिज्म आ चुका है, जो कि वाकई में आ चुका है। लेकिन याद रखिएगा, दिस काइंड ऑफ अ मल्टीलैटरलिज्म इन chaos which is arising slowly will lead to chronic warfare। और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी फाइनल कॉन्टूर्स ऑफ द न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटी आर नॉट सेटल्ड। दे विल नॉट बी सेटल्ड बिफोर 5, 6, 7 years गो बाय। तो रे डालियो कहते हैं कि हम ऑलरेडी थर्ड वर्ल्ड वॉर में आ चुके हैं। कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, क्रोनिक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, सिर्फ एक थिएटर में नहीं, मल्टीपल थिएटर्स ऑफ वॉर एंड एनर्जी एंड रिसोर्सेस वॉर। और वो ऑलरेडी हो चुका है। हर कोई अपना अपना स्ट्रेटेजिक बेनिफिट देख रहा है। और भारत क्योंकि भयानक रूप से एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल डिपेंडेंट देश है, तो हमें अपने लिए यूनिक रास्ते आगे ढूंढने होंगे। रातों रात कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तो यह है 65 दिन के ईरान युद्ध की छोटी सी कहानी। आपको हमारा चैनल और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, उससे बहुत फायदा होता है, चैनल आगे ग्रो होता है। कमेंट भी करते चलिएगा, अच्छा लगता है पढ़ के। और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और हमें अगर वाकई में आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन दबाइए। लेवल 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई एक मेंबरशिप जो आपको अच्छी लगे जरूर लीजिए और चैनल को ग्रो करने में मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइन का बटन याद रखिएगा। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की ये कुछ और डिटेलिंग है जिसको आप बारीकी से आराम से पढ़ सकते हैं। इसको आप पॉज कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको काफी सारा दिया है। 28 फरवरी को ये दम दमाते हुए इसमें घुसे, सब ये ब्लॉकेड कर दूंगा, वो ब्लॉकेड कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। सारा जीसीसी एक्टिवेट हुआ, लेकिन मल्टी फ्रंट कॉम्बैट एंगेजमेंट्स हुए और कहां तो नेगोशिएट फ्रॉम स्ट्रेंथ करने निकले थे और आज याचना भरे स्वर में बात करनी पड़ रही है। आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा नाटकीय परिवर्तन का दौर है दुनिया में। याद रखिएगा, भारत, अमेरिका और इजराइल के कैंप में एक साथ खड़ा है। भारत ने यूएई पे हुए हमलों की निंदा की है जो अभी ईरान ने मारा था, तो ईरानियन नोट भी कर रहा है। अब आप अपना कंक्लूजन खुद निकालिए। अब मैं सबसे फनी सिचुएशन पर आ रहा हूं जो हंसी रोके ना रुकेगी आपके। डोनाल्ड ट्रंप बोले, आई एम लॉन्चिंग प्रोजेक्ट फ्रीडम, वी आर गोइंग टू ओपन अप द स्ट्रेट, if they don't understand, we are going to blow them up, we are going to open up। जैसे ही ट्रंप ने ये बोला कि मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम ला रहा हूं, खोल देंगे हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ईरान ने कहा जी जनाब बिल्कुल आप खोलें, फिलहाल हम ये मिसाइलें मार रहे हैं यूएई पे और ये 2-3 जहाज उड़ा रहे हैं जी, ये आप ब्रेकफास्ट में आज ये तमाशा देखिए। और उन्होंने यूएई पे धावा बोल दिया और वहां पे फटाफट मिसाइलें और ड्रोन्स मार दिए एक्चुअली, और कुछ जहाज भी उड़ा दिए। तो ट्रंप को यह संदेश था कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि यूएई का तेल आप यहां से निकाल कर ले जाएंगे तो सर प्लीज लेट अस टॉक एट द सेम लेवल ऑफ मैच्योरिटी। तो ट्रंप ने पूरा प्रोजेक्ट फ्रीडम वापस ले लिया है। और मार्को रूबियो का जो आपने क्लिप यहां देखा, जो ट्वीट देखा कि भाई याचना करो कि ऐसा मत करो, मुझे नहीं लगता इसके बाद अब अमेरिका को कोई इज्जत मिलने वाली है। ये एक तरह से लास्ट स्ट्रॉ मान लीजिए। अगर अभी भी आपको ये सच नहीं दिख रहा है, फिर तो कभी कोई दिखा नहीं सकता है।
तो प्रोजेक्ट फ्रीडम 3 मई को बड़ा दम दमाते हुए अनाउंस हो गया, मिशन, दिस इज द मिशन, वी आर गोइंग टू escort a guide stranded neutral vessels to the Strait of Hormuz. CENTCOM will take this responsibility. We are the biggest navy in the world, the best navy. I know everything about navy. I am the best. प्रोजेक्ट फ्रीडम को नेविगेशन सिक्योरिटी बताया गया, लेकिन सीधी सी बात थी कि हम ईरान का दबदबा नहीं मानते हॉर्मुज पे, हम तो लेके जाएंगे यहां से तेल, और ये खास तौर पे यूएई के लिए। यूएई तो सबसे खास भक्त है अमेरिका का। आपको एमबीजेड की कहानी मैं पिछले एक आध वीडियो में बता चुका हूं। यूएस बिना युद्ध शुरू किए ईरान को अब कुचलना चाहता था कि देखो हमने तो ये कर लिया। ईरान ने कहा ठीक है आप सोचिए। तुरंत यूएई पे उन्होंने मिसाइलें मारी, कुछ जहाजों को उड़ा दिया और ये बोल दिया कि बॉस आप रिस्क लेना चाहते हैं लीजिए, हमारे पास तो हजारों मिसाइलें ड्रोन तैयार हैं, कितने साल लड़ना है आप तो ये बताओ बॉस। 5 मई को ट्रंप ने अचानक बोला ना 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 हम तो पॉज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लड़ाई लड़ाई माफ करो, महात्मा गांधी को याद करो, अहिंसा परमो धर्म, और गांधी जी इतना अच्छा हमको अहिंसा का पाठ पढ़ा के गए, हम कैसे आपस में युद्ध। ऐसे सुर बदले हैं इन लोगों के। आई थिंक चाइना एंड रशिया दे वुड बी लाफिंग अनकंट्रोलेबली टुडे। यही होता है जब आप इस तरह से बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देते हैं। तो अनाउंस किया 3 मई को और पॉज कर दिया 5 मई को, क्योंकि यूएई पे बम गिर गए। एक्चुअली 100 बातों की एक बात आपको मैं समझाऊं, इन्होंने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरानियन रेजिम टूटेगी नहीं और सारे जीसीसी पर लगातार बम मारेगी। तो ईरान का यह कहना था कि यू वांट टू अपरूट आवर सिविलाइजेशन, हम 4000 साल पुरानी सभ्यताएं, तुम 250 साल पुराना देश हो और इजराइल 70-60 साल पुराना, तुम हमें अपरूट करने आ रहे हो और हम 40 साल से इस दिन की तैयारी करके इंतजार में बैठे हैं। तो देखते हैं कौन किसको अपरूट करता है। अब इतिहास ही इसका फैसला करेगा कि अपरूट कौन हो गया इस खेल में। सारा खेल ये ऑयल लेवरेज का था। यूएस स्ट्रेटेजी थी कि देखो युद्ध तो करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं होता, नेगोशिएशंस काम कर नहीं रहे हैं। पाकिस्तान में जो पहला राउंड हुआ था नेगोशिएशन का वो सफल हो जाता अगर रात को नेतन्याहू को फोन आके वो डांट नहीं लगा देते वैंस को कि क्या कर रहा है तू वहां, चल निकल वहां से, और सब छोड़ छाड़ के निकल आए। इसीलिए ईरानी बोले थे कि वी केम हियर फॉर डेज ऑफ डिस्कशन, दे केम हियर फॉर अ फ्यू आवर्स, एंड दैट इज द डिफरेंस इन द वर्ल्ड व्यू एंड इट कैन नेवर बी पैच्ड। ईरान का रिस्पॉन्स अटैक एंड डिप्लोमेसी, पॉज पॉज पॉज। तो दोस्तों अब हम आते हैं हमारे क्लाइमैक्स पर। यह है 5 बड़ी लर्निंग्स। गांठ बांध लीजिए दोस्तों इनको। विश्व की राजनीति बदल चुकी है और ईरान इसके लिए जिम्मेदार है। एक अकेला ईरान जिसको सबने मरने के लिए छोड़ दिया था, हालांकि चीन और रूस ने बहुत साथ दिया उनका, बाकी किसी ने नहीं मोटे तौर पे। द एज ऑफ इजी रेजिम चेंज वॉर्स इज ओवर। खत्म हो गया ये युग जब अमेरिका जिसको चाहे उठा के फेंक देता था, खत्म। क्योंकि ये रास्ता ईरान ने दिखा दिया है। किसी भी और देश पर अब अगर आप ये प्रयास करेंगे तो एक ईरानी रेजिस्टेंस मॉडल तैयार है उस देश के पास, और मुझे लगता है कि ईरान आगे बढ़ के मदद करने जाएगा ऐसे देशों की। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है इन्होंने। एसिमेट्रिक पावर इज फार ग्रेटर देन सुपीरियर पावर। अगर आपके पास एसिमेट्रिक पावर है, शिवाजी औरंगजेब से लड़ते थे गनीमी कावा से, औरंगजेब जीत नहीं पाया कभी। गनीमी कावा यानी गुरिल्ला वॉरफेयर, ये वही कहानी रिपीट हो रही है। आपने ड्रोन्स और माइंस और क्रूज और बैलिस्टिक्स का ऐसा जमावड़ा बना लिया है कि कुछ भी कर ले अमेरिका, कुछ होना ही नहीं है, सिर्फ मौतें ही मौतें होंगी। और अमेरिका में बॉडी बैग्स अच्छी बात नहीं माने जाते ना, ये पता नहीं था ट्रंप को। एनर्जी चोक पॉइंट्स आर नाउ जियोपॉलिटिकल वेपन्स, और ये आगे के लिए बहुत भयानक खबर है। अब हर देश, टर्की उसके पास भी चोक पॉइंट है, ऊपर डेनिस स्ट्रेट्स वो भी एक चोक पॉइंट है, मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया के दिमाग में फैंसी आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, पैनामा कैनाल अमेरिका के दिमाग में फैंसी आइडियाज आने शुरू। तो अब हर देश ये सोचेगा कि यार ये चोक पॉइंट यार ये बहुत बढ़िया है, इसको निचोड़ो। ये हमारे लिए तो अच्छी बात है ही नहीं। एंड आई सी इट इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम एंड आई गेट स्पूक थिंकिंग कि अब कितना मिस्चिफ होने वाला है। द वर्ल्ड इज मूविंग फर्दर टूवर्ड मल्टीपोलैरिटी, ये हो चुका है, और इस मल्टीपोलैरिटी में क्रॉनिक संघर्ष होने वाला है। और केवल वही देश जिनकी फॉरेन पॉलिसी एकदम चुस्त दुरुस्त है, जिनका स्टैंड एकदम क्लियर है, जिनके नेता एकदम डिटरमिन्ड भयभीत न होने वाले लोग हैं, उन्हें हाई स्टेक्स टेबल पे सम्मानित जगह मिलती है।
जब भी ऐसा फ्लक्स आता है तो। और ये आप देखेंगे अगले 10 सालों में, ये अभी 10 साल चलेगा ये झंझट। मिडिल ईस्ट विल बी फ्रेगमेंटेड एंड मिलिटराइज्ड। मिडिल ईस्ट के जीसीसी ने अपनी मौत खुद बुला ली है। और जिस तरह ईरान ने उनको ट्रीट किया है, अगर आप ईरान के नेता होते, आज आप क्या सोच रहे होते? कुछ भी करके मुझे ग्रेटर ईरान स्थापित करना है। जैसे इजराइल ग्रेटर इजराइल के लिए लेबनान में हत्याकांड रोज करे जा रहा है, ईरान बोलेगा मुझे इस पूरे क्षेत्र में ग्रेटर ईरान बनाना है। अब आओ लड़ लो मुझसे, युद्ध तो चल ही रहा है, आर पार कर ही लेते हैं। तो अब इसके रेपरकशंस आने वाले सालों में होंगे। ये चीज रुकेगी नहीं सीज फायर होने के बाद भी। अब ये द ग्रेट गेम शुरू हो गया, होने नहीं देना चाहिए था ये, लेकिन हो गया है। तो यही जो 5 मेजर लर्निंग्स मैंने बताई, आपको अगर इसमें बहुत गहराई में घुसना है तो मैंने ये कंटेंट दे दिया, पॉज कर लो, फोटो ले लो और पढ़ लो अच्छे से। तो दोस्तों, हमारे डेटाबेस में जुड़ जाएंगे तो हमारी तरफ से अपडेट्स के मेल सभी चीजों के आते रहेंगे और हमें सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आज का आपको ये पूरा एनालिसिस, हमें जरूर बताइएगा। इस विषय पर हम आगे भी बात करते रहेंगे, ये ऐसा ही लटकता रहेगा मामला। अब देखते हैं, अमेरिका को निकल ही जाना पड़ेगा। 8-9 मार्च 2026 को मैंने सोशल मीडिया में ये लिखा था कि अमेरिका जितना जल्दी यहां से अब निकल जाए सारी दुनिया के लिए अच्छा होगा। 8 मई आ गई, नहीं निकला। प्रोजेक्ट फ्रीडम इज नाउ पास्ट। दोस्तों, सेशन को लाइक करके अपने कमेंट दीजिएगा। आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर भेंट होगी। अमेरिका इज स्टक इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नमस्ते, जय हिंद।